अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 51 स्टार्ट करते हैं जी, कैफ 1 का। आपका जुमे के दिन टेस्ट हुआ था, हफ्ते को नहीं डिस्कस हो सका, उसको ज़रा जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। मुश्किल नहीं, आसान था। ऑन 1 जनवरी 2020 रिक्वायरमेंट है पहले सवाल की, प्रिपेयर एक्सट्रैक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और कम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द ईयर 31 दिसंबर 20। ऑल्सो कमेंट ऑन डायरेक्टर्स प्रपोज ट्रीटमेंट ऑफ ग्रांट इनकम फॉर द ईयर। यकम जनवरी 20 पर मासूम लिमिटेड रिसीव्ड अ गवर्नमेंट ग्रांट ऑफ ₹80 million towards purchase of new plant with a gross cost of ₹640 million. The plant has an estimated life of 10 years and is depreciated on straight line basis. अब अगर ग्रांट इस प्लांट की मद में है तो प्लांट भी स्ट्रेट लाइन पर 10 साल लाइफ पर डेप्रिशिएट होगा और ये ग्रांट भी 10 साल के ऊपर इनकम में जाएगी। ठीक है। One of the terms of grant is that sale of plant before 31 दिसंबर 2023 would trigger a repayment on a sliding scale as follows. और उन्होंने कहा कि अगर आपने यकम जनवरी को ये जो प्लांट ख़रीदा है, अगर 31 दिसंबर 20 तक अगर इसको बेच देते हैं आप पहले साल में तो पूरे पैसे वापस लेंगे, और अगर 21 वाले साल में बेचते हैं तो 75, 22 वाले में तो 50, और आखिरी साल में अगर बेच देते हैं तो 25% वापस करने पड़ेंगे। अब ऐसी कोई बात थी नहीं कि ऐसा कुछ हुआ है कि उन्होंने प्लांट बेच दिया, यूज़ करना बंद कर दिया, तो ये सारे टेबल को इग्नोर करना था और कुछ भी नहीं करना था। ठीक है। हाँ, असल में तो वो चीज़ पहले ही दिन हम डिसाइड कर चुके थे ना कि कंडीशन के मीट होने के साथ साथ हमने गवर्नमेंट ग्रांट को नहीं रिकॉर्ड करना होता, बल्कि एसिड के यूज़ के साथ साथ एसिड यूज़। तो 4 साल को तो किसी सूरत में भी हमने मद्देनज़र रखना ही नहीं था अनलेस की रीपेमेंट होती है और हम यहाँ से फिगर उठाने आते। तो सिंपल इस सवाल के अंदर हमने इस टेबल को इग्नोर करना था। आगे वो अच्छा, अब हमने क्या ट्रीटमेंट सोच लिया कि हमने एसिड को रिकॉर्ड करना है, प्लांट को रिकॉर्ड करना है 640 पे, और 80 मिलियन की यकम जनवरी 20 पे डेफर्ड ग्रांट रिकॉर्ड करनी है। ईयर एंड पे प्लांट भी डेफिसिट होगा और ग्रांट भी इनकम में जाएगी। ठीक है ना। ये तो हमने IS-20 के तहत जो है वो ट्रीटमेंट सोचा अकॉर्डिंगली, लेकिन डायरेक्टर्स भी कुछ कह रहे हैं। अकॉर्डिंगली द डायरेक्टर्स प्रपोज टू क्रेडिट टू द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस 20 मिलियन, 80 मिलियन का 1/4 बीइंग द अमाउंट ऑफ ग्रांट इनकम दे बिलीव हैज़ बीन अर्नड इन द ईयर टू 31 दिसंबर 20 हैज़ 1 year आउट ऑफ रिस्ट्रिक्शन हैज़ पास्ड। तो डायरेक्टर्स कह रहे हैं कि 4 साल की कंडीशन थी, पहले साल के एंड पे 1 साल गुजर गया, इसलिए 80 में से 20 मिलियन को इनकम बना लो। ML accounts for government grants as a separate item of deferred credit in its statement of financial position. ML has no intention of selling plant before the end of its economic life. ठीक है जी। तो हम पहले अपना काम तो कर लें सही वाला। उन्होंने कहा जी इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स बनाएं। स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम, एक्सट्रैक्ट्स, और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के भी एक्सट्रैक्ट्स। साल एक ही है, कौन सा है? 31 दिसंबर 20। ओके, नाउ नॉन करंट एसेट्स में प्लांट नज़र आता है हमारा PPE। ठीक है जी। और करंट नॉन करंट लायबिलिटीज़ में हमारी डेफर्ड ग्रांट। सबसे पहली चीज़ हमारे पास प्लांट का आना है 640 रुपये का, प्लांट डेबिट कैश क्रेडिट 640 से, और दूसरे स्टेप में गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव हुई है, उसकी एंट्री होती है कैश डेबिट डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट। ठीक हो गया। उसके बाद ईयर एंड आया तो आपने डेप्रीसिएशन करनी है प्लांट की,
और वो 640/10, और फ्रैक्शन तो नहीं लगेगा, साल के पहले ही दिन आ गया ना जी। तो 640/10 कितना बनता है जी? 64 से डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट और अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन या ऐसे डायरेक्ट कर दो क्रेडिट। कितना आ गया प्लांट जी? 576। ठीक हो गया जी। उसके बाद ईयर एंड पे बातें मत करो यार, ग्रांट इनकम रिकॉर्ड करनी है, ये भी 80/10 करोगे तो एंट्री क्या बनेगी? डेफर्ड ग्रांट डेबिट और ग्रांट इनकम क्रेडिट 8 से, और ये बन जाएगा 72। एक तो ये पहली रिक्वायरमेंट थी जो हमने पूरी कर दी। ठीक है जी। अच्छा, एक ही रिक्वायरमेंट है सारी। तो उन्होंने कहा था इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स बना दो, बना दिए हमने। फिर साथ ही उन्होंने कहा कि बताइए ज़रा, कमेंट करें ऑन डायरेक्टर्स प्रपोज ट्रीटमेंट ऑफ ग्रांट इनकम फॉर द ईयर। तो क्या आप कमेंट करना चाह रहे हैं? रॉन्ग है, रॉन्ग है, सिर्फ रॉन्ग नहीं लिख देना, आप थोड़ी सी इसके ऊपर बात लिख कर देनी है आपने। द ट्रीटमेंट प्रपोज्ड बाय डायरेक्टर्स is wrong as we match the recording of deferred grant as income with the related plants depreciation। ठीक है जी, बस ये थोड़ी सी वजह भी साथ लिख देनी है। तो इसका भी एक नंबर था, जिसने ये बात लिखनी है उसको नंबर मिलेगा, जो नहीं लिखेगा। सिर्फ रॉन्ग भी नहीं लिख देना, ट्रीटमेंट इज़ रॉन्ग, डायरेक्टर्स प्रपोज ट्रीटमेंट इज़ रॉन्ग, नहीं थोड़ी सी बात तो बोल दो। कोई अपने अल्फाज में कोई भी बात लिखती है आपने थोड़ी सी इससे मिलती जुलती, तो आपको उसके मार्क्स मिलेंगे। थोड़ी रीज़न भी देनी थी। ठीक है जी। जी आप यूँ कह सकते थे कि ग्रांट इज़ रिकॉर्डेड एज इनकम फॉलोइंग मैचिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो भी गुजारा हो सकता है। However, directors are proposing a treatment which is not following matching concept, that's why it is wrong। कोई पैट अल्फाज नहीं होते कि रट्टा लगाएं आप, बस आपने अपने अल्फाज में दो चार बातें लिखनी होती हैं। अब स्टैंडर्ड पूरा खोल के पढ़ के भी ये चीज़ें नहीं निकलेंगी ना इस तरह से, तो आपका अपना थोड़ा बहुत एक्सप्रेशन होना चाहिए। चलें जी आगे। ये जी क्वेश्चन नंबर 1 था, 4 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 2, Zero Limited received a government grant to set up a plant in an underdeveloped rural area 3 years ago. One of the conditions of grant was that Excel will maintain a minimum of 200 employees during next 5 years. However, due to worsening economic conditions, Excel failed to maintain 200 employees and the full grant became repayable immediately in the current year. अच्छा, ग्रांट जो रिलेट कर रही है वो एक्सपेंस से नहीं, वो प्लांट से रिलेट कर रही है, इसलिए इस ग्रांट का इनकम में जाना तो प्लांट के डेप्रीसिएशन के साथ साथ होगा। ठीक है, सही है। लेकिन शर्त गवर्नमेंट ने ये लगाई है, अगले 5 साल तक 200 बंदे आपने हायर्ड रखने हैं, अगर इनसे कम हुए तो पैसे वापस ले लेंगे। तो कंडीशन के साथ तो वैसे भी हम मैच नहीं करते हैं अपनी ग्रांट इनकम रिकॉर्ड करने को, बल्कि रिलेटेड कॉस्ट के साथ मैच करते हैं, और रिलेटेड कॉस्ट है प्लांट का आना। ठीक है जी, आज गुजारा कर लें। अब थोड़ी सुस्ती मुझे पता है क्लास के अंदर आई होती है। हाँ बस हम सोएंगे सर, टेंशन नहीं, हम भी नींद पूरी करने आते हैं सर। अच्छा,
अच्छा जी, एक्सेल हैज़ बीन प्रेजेंटिंग द ग्रांट इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बाय डिडक्टिंग द ग्रांट इन अराइविंग कैरिंग वैल्यू ऑफ प्लांट। जी, वो क्या कर रहे हैं, डिडक्ट करते हैं ग्रांट एसेट की कॉस्ट में से। ठीक है जी, तो दोनों ही तरीके हो सकते हैं। ये यूज़ कर रहे हैं डिडक्टिंग द ग्रांट फ्रॉम कैरिंग वैल्यू। डिस्कस हाउ द above should be dealt within the current year's financial statements of Excel in accordance with IAS 20। देखें, अब एक जनरल सी बात इन्होंने कर दी है। ठीक है, तो फिर आपने पहले तो ये लिखना था कि ये जो ग्रांट है इसको इनकम बनाएंगे हम आहिस्ता आहिस्ता ओवर द लाइफ ऑफ एसेट। अब इसको एसेट की कॉस्ट में से डिडक्ट किया हुआ है तो फिर रिड्यूस डेप्रिसिएशन के तौर पर ये रिकॉर्ड होगी। और अगर रीपेमेंट करनी पड़ गई तो फिर गवर्नमेंट ग्रांट की अमाउंट से रीपेमेंट के दिन एसेट की कैरिंग अमाउंट बढ़ जाएगी। ऐसे ही करते थे ना, दो तरह से ग्रांट रिकॉर्ड होती है ना। अगर तो अलग ग्रांट पड़ी हुई है तो रीपेमेंट के वक्त अनअमोर्टाइज्ड बैलेंस को डेबिट करते थे और एक्सपेंस रिकॉर्ड करते थे। लेकिन अगर एसेट की कैरिंग अमाउंट में से हमने ग्रांट को माइनस किया होता था तो जब रीपेमेंट होती थी तो कैरिंग अमाउंट को बढ़ा देते थे वापस। ठीक है ना, तो ये 3-4 बातें हमने जो है वो लिखनी थी। व्हेन अ गवर्नमेंट ग्रांट बिकम्स रीपेबल, हाँ ये एक इम्पॉर्टेंट बात है तो मेरे जहन से निकल गई। व्हेन अ गवर्नमेंट ग्रांट बिकम्स रीपेबल इट इज़ अकाउंटेड फॉर। तो ये जनरल बातें जो हमें पता हैं सारी वही वाली लिखी हुई हैं। ठीक है, अगर गवर्नमेंट ग्रांट रीपेबल हो जाए तो ये क्या है, चेंज इन एस्टीमेट। इसकी काउंटिंग कैसे करते हैं जी, चेंज इन एस्टीमेट। और फिर जिस वक्त रीपेमेंट करते हैं तो कैरिंग अमाउंट को बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब देखें, व्हेन अ गवर्नमेंट ग्रांट बिकम्स रीपेबल इट इज अकाउंटेड फॉर एज अ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट एज द ग्रांट वाज प्रेजेंटेड एज डिडक्शन फ्रॉम रिलेटेड प्लांट इट्स रीपेमेंट वुड बी रिकग्नाइज्ड बाय इंक्रीजिंग कैरिंग वैल्यू ऑफ प्लांट or the cumulative additional depreciation that would have been recognized in profit or loss to date in the absence of grant must be recorded immediately in profit or loss। क्या मतलब कि वो जो एसेट कम होने की वजह से डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं हुई थी पिछले सालों में, जब रीपेमेंट हो जाए तो क्यूमुलेटिव इफेक्ट एक ही बार इकट्ठा उसका प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज कर देते, यही करते थे ना जी। ठीक है, और also the circumstances given rise to repayment of grant might indicate possible impairment of new carrying amount of the plant। और जब जब एसेट में से नेट करके गवर्नमेंट ग्रांट को रिकॉर्ड करने की आदत थी हमें, तो फिर हमने वो इंडस फार्मा वाले सवाल में भी देखा था कि अगर आपको रीपेमेंट करनी पड़ी है तो कैरिंग अमाउंट बढ़ गई है। और कैरिंग अमाउंट बढ़ने का खौफ क्या खौफ पैदा करता है दिल में कि कहीं एसेट इम्पेयर ही ना हो गया हो। तो इम्पेयरमेंट टेस्ट से भी गुजारते हैं। एक मिनट ज़रा फिर पढ़ लें। असल में ज़ीरो लिमिटेड ने 3 साल पहले ग्रांट रिसीव की थी जिसकी कंडीशन थी 200 एम्प्लॉयज़ रखने हैं। हाउएवर हुआ क्या है, ये हाउएवर ऐसे तो नहीं अच्छा लगता, हाउएवर ऐसे लगता है जी। हाउएवर ड्यू टू वर्सनिंग इकोनॉमिक कंडीशंस एक्सेल failed to maintain 200 employees, so the grant became repayable immediately in the current year। ठीक है, तो ये हो गया है जी। ठीक है, ये हो गया है कि इस साल में वो नहीं कर पाए तो रीपेमेंट करनी पड़ रही है इन फुल। तो 4 बातें वहाँ पर फिर हमने लिख ली जी। 4 बातें 4 नंबर माना के हैं, लेकिन 2-3 तो सही लिख ही लेता है बंदा। तो जितनी बात सही लिख लेंगे वो, तो हमने अब बात किसके बारे में करनी है, क्योंकि वो 3 साल पहले जो ग्रांट आई वो तो 3 साल पहले की बात है। ठीक है, हम तो इसकी बात कर रहे हैं करंट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या करना है। तो करंट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या होगा, रीपेमेंट होगी। अब रीपेमेंट होनी है तो हमने क्या कहना है जी, कैरिंग वैल्यू को बढ़ाना है, क्योंकि ये एसेट में से नेट की हुई थी ग्रांट। कैरिंग वैल्यू ऑफ एसेट बढ़नी है और क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ डेप्रिसिएशन हमने लेना है। कौन सा क्यूमुलेटिव इफेक्ट, वो जो ग्रांट की अमाउंट पिछले जितने साल भी थे 2-3 साल उनमें डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं हुई थी, हमने वो क्यूमुलेटिव इफेक्ट इसी साल के अंदर एक्सपेंस में चार्ज करना है। ऐसे ही किया था हमने। और तीसरी बात वो इसके अलावा इम्पेयरमेंट की टेंशन तो बन गई है ना। ठीक है, जब भी एसेट से नेट करके ग्रांट रिकॉर्ड की हुई हो तो रीपेमेंट पर कैरिंग अमाउंट को बढ़ाना है।
कैरिंग अमाउंट को बढ़ाना है तो फिर खतरा तो है ना, वो कैरिंग अमाउंट मीन्स बुक वैल्यू, वो बढ़ जाए, इतनी ना बढ़ जाए कि कहीं रिकवरेबल अमाउंट से ही बढ़ जाए और इम्पेयरमेंट लॉस आ जाए। ठीक है, तो ये 4 बातें आपने लिख देनी थी। ठीक है जी, देख लें इसको, देख लें। ये मुश्किल अंग्रेजी लग रही है ना, चौथा पॉइंट, इसको आसान कर ले। ऑल्सो द सर्कमस्टांसेस गिवन गिविंग राइज टू रीपेमेंट ऑफ ग्रांट माइट इंडिकेट, आप सिर्फ ये लिख दें आफ्टर रीपेमेंट एन इम्पेयरमेंट टेस्ट में ऑल्सो बी परफॉर्म टू चेक वेदर द एसेट इज इम्पेयर्ड और नॉट। आसान कर लें यार, मसला क्या, वो भी सही बात है। तो अगर रीपेमेंट हो गवर्नमेंट ग्रांट की तो उसको हमने चेंज इन एस्टीमेट के तौर पे लेना है। कैरिंग अमाउंट को बढ़ा देना है, क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन जो पिछले 2-3 साल में कम थी उसको भी इसी साल चार्ज कर लेना है, और इम्पेयरमेंट टेस्ट भी लगा कर देख लेना है कहीं एसेट इम्पेयर हुआ तो नहीं। ये 4 पॉइंट्स हैं, याद रहेंगे अब अगर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आ जाए इस तरह से। वैसे तो अब मतलब ज़रूरी नहीं है हर दफ़ा एक जैसी चीज़ आती ही रहे। खैर, पहली बात, अगर रीपेमेंट हो तो उसे चेंज इन, ये तो दोनों के लिए कॉमन है ना, चाहे एसेट की कैरिंग वैल्यू में से कम करें चाहे ना करें, तो दोनों में से, ठीक है ना। बहरहाल अगर रीपेमेंट आ जाए तो इसको हम लेंगे चेंज इन एस्टीमेट के तौर पे। रीपेमेंट की वजह से कैरिंग अमाउंट एसेट की बढ़ जाएगी, क्यूमुलेटिव इफेक्ट पास्ट ईयर्स की डेप्रिसिएशन जो है वो भी इस साल में चार्ज करेंगे, और लास्ट में इसको इम्पेयरमेंट टेस्ट से भी गुजार लेंगे कहीं एसेट इम्पेयर तो नहीं होगी। ठीक है, डन जी। Okay, select the most suitable options. On Yakam January 19, a company purchased an asset for 5 million against which it received government grant of 0.5 million. The company deducted the grant from the cost of asset. It is the policy of company to depreciate such asset using straight line method over 10 years. अब 19 की बात थी, ये 19 और 20 गुजर गया था। ऑन यकम जनवरी 21 द ग्रांट बिकेम रीपेबल ड्यू टू नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन। रीपेमेंट ऑफ ग्रांट विल रिजल्ट इन इंक्रीजिंग। अब ये 21 वाले साल के अंदर पहले इन्होंने किया क्या हुआ है, असल बात पहले इन्होंने किया क्या हुआ है, डिडक्टेड द ग्रांट फ्रॉम कॉस्ट ऑफ एसेट, दोनों ऑप्शन होते हैं ना, तो इन्होंने 0.5 को एसेट में से क्रेडिट कर रखा था। अब जब यकम जनवरी 20 पर 20 है 21, वो तो होगी कहानी ख़त्म, ये तो अभी 21 की बात हो रही है जब रीपेमेंट हो रही है। यकम जनवरी 21 पर एसेट लिखा है, प्लांट है, एसेट है। जब रीपेमेंट हुई तो एसेट बाद में लिख लेते हैं, रीपेमेंट हुई तो गवर्नमेंट ने कहा पैसे वापस करो, तो कैश तो 0.5 से क्रेडिट हो गया। अब डेबिट किसको करें, जिसको ग्रांट के रिसीव होने पर आपने क्रेडिट किया था, ठीक हो गया। अब यहाँ से तो कोई असर ना निकला प्रॉफिट एंड लॉस वाला, रिक्वायरमेंट में वो क्या कह रहा है, रीपेमेंट ऑफ ग्रांट विल, अच्छा ओवरऑल ही बात कर, रीपेमेंट ऑफ ग्रांट विल रिजल्ट इन इंक्रीजिंग कैरिंग अमाउंट और एक्सपेंस, इन दो की बात कर रहा है। चलो देखते हैं नेक्स्ट, अगला काम हम इसी दिन खड़े होकर क्या करते हैं जी, डेप्री, तो ये 0.5 की अमाउंट की ही डेप्शन की टेंशन होती है ना हमें, ठीक है। तो हम कहते हैं जी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट में एसेट ही लिख लो फिर, ठीक है, एक्यूमुलेशन ये एसेट एक ही बात है ना, लिख दूँ, कैरिंग अमाउंट का पता इजीली चल जाएगा, वरना कहते हो तो एक्यूमुलेशन भी लिख सकते हैं, बात तो एक ही है, ठीक है। अच्छा, अब 0.5 डिवाइड बाय 10, उन्होंने कहा था 10 लाइफ यूज करनी है, डिवाइडेड बाय 10, और जी किस दिन आई थी ये ग्रांट, 19 में, 19 का साल और 20 का साल, ये 0.5 डेप्रिसिएशन से बच गया था, तो इनटू 2 कर दिया जी। बोले ठहर जाओ 0.1 और 0.1। अब कैश की तो साइड पे कर दो ना बात, एसेट 0.5 से बढ़ा क्या नहीं बढ़ा, यानी एसेट की कैरिंग अमाउंट 0.5 से बढ़ी, और उसी दिन वो मैंने याद करो आपको जिस दिन ये सवाल करवाया था तो बाकायदा एंट्रीज इस तरह से करके दिखाई थी। मैंने कहा था कि ये 250 एसेट में ऐड हुआ और फिर 125 उसी वक्त माइनस भी हो गया डेप्रिसिएशन से, ठीक है। तो अब बताओ एसेट नेट में कितने से बढ़ा या कम हुआ, 0.4 से बढ़ा, यानी एसेट की कैरिंग अमाउंट नेट करके बोले तो 0.4 से बढ़ गई। और दूसरी तरफ जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है
वो 0.1 से बढ़ गए। ठीक है, अब पढ़ते हैं ऑप्शंस क्या क्या हैं। कहता है जी रीपेमेंट ऑफ ग्रांट विल रिजल्ट इन इंक्रीजिंग कैरिंग वैल्यू बाय 0.5, नहीं, बाय, ये यहाँ से पढ़ना है, वुड रिजल्ट इन इंक्रीजिंग, हर बार ऐसे पढ़ना पड़ेगा। रीपेमेंट ऑफ ग्रांट विल रिजल्ट इन इंक्रीजिंग कैरिंग वैल्यू बाय 0.4, बिल्कुल ये तो सही है। ठीक है, देख लो आपके सामने प्रूव्ड है। नेक्स्ट, इंक्रीजिंग एक्सपेंस बाय 0.4, नो। इंक्रीजिंग एक्सपेंस बाय 0.5, नो। तो एक्सपेंस जो है ऑप्शन वो भी गलत ही दिए हुए थे, तो सिर्फ बी ऑप्शन वाज द करेक्ट ऑप्शन। सही है, समझ आया? किसकी समझ नहीं आ रही? ये क्लियर हुआ है बेटा? अगर मिसाल के तौर पे इंक्रीजिंग एक्सपेंस बाय 0.4 या 0.5 की बजाय 0.1 लिखा होता तो फिर दो सही ऑप्शन हो जाते इसमें। ठीक है, कितने बच्चों का ये सही था? माशाल्लाह। टेस्ट कितने बच्चों ने दिया हुआ? गुड, शाबाश। हाइब्रिड वाले नहीं बता रहे, टेस्ट कितने बच्चों ने दिया हुआ? चलिए, आप लोगों से जीत गए, पता है ना, हमसाया आपके बड़ी मार्जिन से। सेकंड, as per IAS 20 government accounting for government grants and disclosure of government assistance, presenting the whole grant as other income, presenting the whole grant as other income in statement of comprehensive income or deducting it from a related expense is the correct treatment of। देखें, एसेट रिलेटेड ग्रांट में बैलेंस शीट की तरफ से ऑप्शन था, उसकी वजह से एक्सपेंस का ऑप्शन बन जाता था। ठीक है ना, सही है। लेकिन सिर्फ इनकम स्टेटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से चेंज जो आता है वो तो एक्सपेंस रिलेटेड ग्रांट में ही आता है ना। बहरहाल पढ़ के देखते हैं, ज़रा दोबारा पढ़ लें। एज पर IAS 20 अकाउंटिंग हो गवर्नमेंट ग्रांट डिस्क्लोजर, ये ना ये ऐसे ना पढ़ा करें, ये बस ब्रैकेट लगा लिया करें। कौन इतनी लंबी कहानी पढ़े, वैसे ही सवाल भूल ही जाता है, इतना लंबा नाम होता है ना स्टैंडर्ड का। आगे हम जाएंगे ना IAS 8 के अंदर, उसका लंबा सा नाम है, MCQ के अंदर आया हुआ वो उसका नाम अकाउंट चेंज अकाउंटिंग पॉलिसीज वो एरर्स पता नहीं क्या क्या, थोड़ा लंबा नाम हो जाता है ना, तो बंदे को जो सवाल होता है वो तो भूल ही जाता है बीच में से। तो सवाल पढ़ते हैं ज़रा। एज पर IAS 20, प्रेजेंटिंग द होल ग्रांट एज अदर इनकम इन स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम और डिडक्टिंग इट फ्रॉम अ रिलेटेड एक्सपेंस इज द करेक्ट ट्रीटमेंट ऑफ ग्रांट रिलेटेड टू इनकम। सही लग रहा है, सही लग रहा है। ग्रांट रिलेटेड टू इनकम ही तो है, और ग्रांट रिलेटेड टू एक्सपेंस को ग्रांट रिलेटेड टू इनकम भी कहते हैं। ठीक है ना। अच्छा, यानी एसेट रिलेटेड ग्रांट और इनकम रिलेटेड ग्रांट, इसके अंदर यही था, दो ऑप्शन होते थे, या तो ग्रांट को एज एन इनकम रिकॉर्ड कर लो या रिलेटेड एक्सपेंस में से माइनस कर लो। फॉरगिवेबल लोन एक्सपेक्टेड टू बी रिसीव्ड इन नेक्स्ट ईयर, नहीं। गवर्नमेंट असिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ, इसकी ये तो ग्रांट की अकाउंटिंग में ही नहीं आती। ग्रांट रिलेटेड टू एसेट, मेरे ख्याल में तो ए ऑप्शन ही था। ठीक है जी, करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। अच्छा, ऑन यकम जनवरी 21, IAS 23 भी बीच में आ गया था, है शरारत हो गई थी ये तो। क्या अच्छा हो गया था ये? अच्छा, ये मुफ्त के नंबर लगते हैं अब हमें। वैसे तो अब गवर्नमेंट ग्रांट वाले नंबर भी मुफ्त के लगने लग जाएंगे अगले टेस्ट में, जब गवर्नमेंट ग्रांट टेस्ट होगा तो आप कहेंगे हाँ ये ठीक था। ठीक है। ऑन यकम जनवरी 21, a company borrowed 20 million at 9% per annum for the purpose of constructing an asset. The company started construction on यकम फरवरी and paid। पहली बातें ना करो यार। पहली बात, लोन रिसीव यकम जनवरी को हुआ, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई है यकम फरवरी को, और फर्स्ट पेमेंट यकम मार्च को, तो कमेंसमेंट तो फिर होगी हमारी यकम मार्च से। ये वाला मैं रूल क्यों लगा रहा हूँ, ये तो स्पेसिफिक लोन्स के लिए होता है। स्पेसिफिक लोन ही तो है। कंपनी बोरोड फॉर पर्पस ऑफ, कंपनी पहली लाइन पढ़ो ना, कंपनी बोरोड 20 million at 9% पर एनम फॉर द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग एन एसेट। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक लोन था।
तो जी 1 मार्च से कमेंसमेंट होनी है कैपिटलाइजेशन की, और द एसेट वाज रेडी टू यूज ऑन 1 सितंबर, ये सिजेशन बन गई। ठीक है, तो 1 सितंबर नहीं, वो तो फिर अब 31 अगस्त ही होगा ना। अब ज़रा मंथ्स गिन लें पहले, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त। ठीक है, 6 माह के लिए। ठीक है, 6 माह के लिए कैपिटलाइजेशन करनी है। तो पहली बात, इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन स्पेसिफिक लोन, रिक्वायरमेंट है ना, कितनी बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज है, तो 20 मिलियन का लोन है, 9% इंटरेस्ट रेट है। यार एक तो तुम उठ के बाहर चले जाते हो, फिर वापस आकर उससे बोलते भी हो, फिर तुमने लाल शर्ट भी पहनी हुई है। इंटू 6/12 जी, कोई सस्पेंशन तो थी नहीं, 0.9। साथ ही उसने ये कह दिया आहिस्ता से, सरप्लस फंड्स वर इन्वेस्टेड एट 6 पर एनम। रिसीट पेमेंट के बगैर ज़रा कोशिश करते हैं। ठीक है, आपको लोन आया 1 जनवरी पे, लेकिन कमेंसमेंट किस दिन हो रही है, 1 मार्च से। तो 1 मार्च से पहले वाले जनवरी और फरवरी के 2 महीनों की इनकम को आपने लिफ्ट नहीं करानी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उसको इग्नोर करना है। ठीक है, अच्छा, अब पहली पेमेंट 1 मार्च को हुई है, 20 में से 8 पे हो गया, ऐसे ही है, तो बाकी कितना बच गया, 12। ये 12 मिलियन जो है, ये फिर आगे जाके 1 जुलाई को पे होकर नील हो जाना है लोन का बैलेंस। ठीक है ना, लेकिन 1 मार्च से 30 जून तक ये इन्वेस्टेड रहेगा। तो मार्च अप्रैल मई जून 4 महीने लेस कर देंगे इन्वेस्टमेंट इनकम, कितने जी, 12 मिलियन फारिग पड़ा है, इंटू 6% इंटू 4/12, 0.24, और नेट करने के बाद आंसर क्या आता है जी, 0.66 मिलियन। अब वो चूँकि थाउजेंड्स में, वो रुपीज़ में है, तो इसको इंटू 1 मिलियन कर लें ताकि आंसर सही आ जाए आपका। वैसे तो नज़र भी आ रहा होगा, तो ए ऑप्शन 660,000। ठीक है, सही है। चलें, और कोई सवाल जी इसमें? जी टेस्ट में कोई टेस्ट में क्वेश्चन तो नहीं? जी बच्चों, IS 40 स्टार्ट किया था हमने, बात शुरू की थी इस पे, ज़रा इसको कंक्लूड कर लेते हैं। प्रॉपर्टी, जिसका मतलब लैंड या बिल्डिंग होता है, लैंड अकेली बिल्डिंग या लैंड और बिल्डिंग का कॉम्बिनेशन, ये तीनों ऑप्शन ही हो सकते हैं, ये प्रॉपर्टी कहलाते हैं। ठीक है, लैंड, बिल्डिंग या बोथ, ये क्या कहलाता है जी, प्रॉपर्टी। अगर तो प्रॉपर्टी आप आपने प्रॉपर्टी रखी हुई है फॉर सेल, इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस आपने किस लिए रखी हुई है जी, फॉर सेल, तो ऐसी सूरत में ये प्रॉपर्टी आपकी इन्वेंट्री है, जिस पे IAS 2 लगेगा, इन्वेंट्रीज। यानी अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी पड़ी है, ईयर एंड आ गया है, तो आपने इसको रिकॉर्ड तो कॉस्ट पे करना होता है कि आप, कॉस्ट क्या होती है, परचेज प्राइस और डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल खर्चे जो होते हैं, जैसे IAS 16 में, इन्वेंट्रीज में भी आपने बचपन में पढ़ा था,
ऐसे ही होता है, इन्वेंट्री आपने इतने की ख़रीदी है, इतनी उसको लाने के लिए आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पड़ी है, कोई नॉन रिफंडेबल टैक्सेस हैं, तो ये सारे खर्चे इन्वेंट्री की कॉस्ट में शामिल होते हैं। ठीक है, तो इनिशियली तो आपने इन्वेंट्री को कॉस्ट पे रिकॉर्ड कर लिया। अब जब ईयर एंड आएगा तो फिर IS2 कहा करता था आपने इस इन्वेंट्री को वैल्यू करना है लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV पे। तो अगर प्रॉपर्टी आपने फॉर सेल रखी हुई है तो उस पर आपके जो उसूल लगेंगे वो IS2 इन्वेंट्रीज वाले हैं, जो कहता है कि बैलेंस शीट डेट पर इसको इनिशियली इसको कॉस्ट पे मेजर करो, और कॉस्ट तो तकरीबन हर एक तरह, मतलब PPE में भी ऐसी होता था कि परचेज प्राइस और ट्रेड डिस्काउंट वगैरह माइनस करके और डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट को ऐड करके आप कॉस्ट डिटरमिन करते हैं। तो वही इन्वेंट्रीज के अंदर तरीका है, वही आज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में भी आएगा। ठीक है, बहरहाल इनिशियल मेजरमेंट एट कॉस्ट होगी और ईयर एंड पे आप उसे IS2 के तहत मेजर करेंगे लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV। ठीक है, और अगर प्रॉपर्टी को आपने सेल के लिए नहीं रखा हुआ बल्कि बिजनेस में यूज़ कर रहे हैं, जैसे मिसाल के तौर पे पहले आपने एक प्लाज़ा बनाया, उसमें आप दुकानें सेल करने के लिए फॉर सेल लगाई हुई हैं, वो आपकी इन्वेंट्री है। साथ एक और प्लाज़ा आपने बनाया जिसमें आपने अपना ही हेड ऑफिस जो है वो रखा हुआ है। अब ये आपके बिजनेस के यूज़ के अंदर आ गया एसेट, जैसे कोई और एसेट आप आज तक यूज़ करते आए, ये भी आपके यूज़ वाला बिजनेस के अंदर यूज़ होने वाला एसेट है। तो इसके ऊपर आप IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का स्टैंडर्ड लगाएंगे, क्योंकि ये आपकी प्रॉपर्टी प्लांट है, इक्विपमेंट है। वही उसके उसूल, इनिशियल मेजरमेंट एट कॉस्ट होगी, 2 शर्तें पूरी होंगी तो रिकॉर्ड कर लें, कॉस्ट पे करें, और सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में कॉस्ट मॉडल या रीवैल्यूएशन मॉडल पे रखें, वो सारी बातें। ठीक है, अच्छा, और अगर आपने प्रॉपर्टी रखी हुई है फॉर रेंटल या कैपिटल एप्रिसिएशन या बोथ, यानी एक तो आपने कहीं प्लॉट लेकर रख दिया, क्यों जी, कीमत बढ़ेगी जी। आपने एक मकान लेकर किराए पे चढ़ा दिया, क्यों जी, बस किराया आता रहे जी, किचन चलता रहे। या आपने कोई मकान लिया है, 10-15 साल बाद बेच देंगे, अच्छी कीमत देगा, तो मीनवाइल रेंटल भी आ रहे हैं, तो दोनों मकसद भी हो सकते हैं। ठीक है ना, अगर आपने प्रॉपर्टी को फॉर रेंटल या कैपिटल एप्रिसिएशन या बोथ के लिए रखा हुआ है, तो ऐसी सूरत में ना तो ये आपकी IS2 वाली इन्वेंट्री है, ना ही आपकी IAS 16 वाला प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है, बल्कि ये आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। क्या है जी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के ऊपर अलग स्टैंडर्ड है इसका IAS 40 जो अप्लाई होता है। ठीक है जी, तो ये हमने पढ़ना शुरू कर दिया था, ज़बानी कलामी एंट्रीज इसकी हमने सीख ली थी, सादा वाली। ठीक है, आज हम उन्हीं बातों को थोड़ा अंग्रेज़ी में लिख भी लेते हैं। तो अगर आपकी कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है तो बच्चों उसके ऊपर भी कुछ उसूल लगेंगे, तो 1 बाय 1 हम उन चीज़ों को भी देख लेते हैं। सबसे पहली बात कि अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है तो उसी तरह से पुराने उसूल, सबसे पहला उसूल इनिशियल रिकग्निशन, कब रिकॉर्ड करोगे किसी भी चीज़ को इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के तौर पे कब रिकॉर्ड करोगे, तो वो पहली चीज़ होती थी इनिशियल रिकग्निशन। कुछ याद है कि नहीं याद? इनिशियल रिकग्निशन कब रिकॉर्ड करें? अब IAS 16 बड़ा भाई है, पहले आया था, IAS 40 तो वो कितना ये नंबर वार आते रहे हैं ना। ठीक है, तो IAS 40 तो बहुत बाद में आया। ठीक है, अब IAS 40 छोटा भाई है, उसी जैसा ही है। तो उसने बड़े भाई को पूछ रहे हैं कि इनिशियल रिकग्निशन क्या है, यानी कि कब रिकॉर्ड करें, तो क्या कहूँ? तो IAS 16 ने कहा उन्हें कहो कि मेरी वाली बातें ही कर दो। कौन सी भला? An item shall be recorded as an investment property if and only if number 1 future economic benefits are probable,
are probable, or number 2, cost can be measured reliably. पढ़ा हुआ है पहले से। उसने कहा ठीक है जी, मैं बता दिया जो पूछने आए थे। इनिशियल इग्निशन किस पे करोगे, कब करोगे जी, जब जी ये 2 शर्तें पूरी हो जाएं। अब पूछने वाले तो फिर सवाल पूछेंगे मज़ीद, तो उन्होंने कहा अच्छा चलो माना कि आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट कैश क्रेडिट कब कर सकते हो, जब ये 2 शर्तें पूरी हो जाएं, तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट कर लेना। अच्छा फिर करोगे किस पर रिकॉर्ड, इनिशियल मेजरमेंट कितने पर रिकॉर्ड करें, तो स्टैंडर्ड I16 से फिर फ़ोन करके पूछा उसने, भाई ये तो अब बढ़ते जा रहे हैं, अगली बात कर रहे हैं कि हम किस पे इसको रिकॉर्ड करें। मैंने कहा मेरे वाली बात ही कर दे, एट कॉस्ट। इनिशियल मेजरमेंट किस पे होती है जी, एट कॉस्ट। और कॉस्ट में आपको पता है परचेज प्राइस लेस एनी ट्रेड डिस्काउंट वगैरह, और प्लस परचेज प्राइस लेस डिस्काउंट्स, बल्कि ऐसे लिख दें, परचेज प्राइस प्लस डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट्स आफ्टर डिडक्टिंग एनी डिस्काउंट्स। ठीक है, ठीक है बच्चों। अच्छा जी, उसके बाद जी अगली कहानी शुरू हुई। आप पूछने वाले तो सवाल पे सवाल पूछे जा रहे हैं। ठीक है जी, उन्होंने कहा चलो जी ये भी मान ली आपकी बात कि इनिशियल मेजरमेंट एट कॉस्ट करेंगे, चलो ठीक है, बैलेंस शीट डेट भी तो आएगी जिसको आप कहते हैं, बोलो, सब्सीक्वेंट मेजरमेंट। तो सब्सीक्वेंट मेजरमेंट के बारे में भी कोई, इस पर भी कोई रोशनी डालें, तो आप टॉर्च लेकर खड़े हो गए और आपने थोड़ी सी रोशनी डाल दी, ऐसा ही होगा। सब्सीक्वेंट मेजरमेंट में उसने फिर फ़ोन किया अपने बड़े भाई को, IS16 को, और बोला यार अब क्या करूँ, वो कह रहे हैं कि सब्सीक्वेंटली किस पे मेजर करना है। तो उसने कहा यार खुद भी सोच लो, ऐसे सारे कहेंगे वो देखो बंदर जा रहा है, हर बात में अपने बड़े भाई की नकल करता है, तो कुछ खुद भी सोच लो। अब बड़ा परेशान हुआ, तो उसने थोड़ी सी नकल मारी पहले तो। इनिशियल मेजरमेंट, सब्सीक्वेंट मेजरमेंट कॉस्ट मॉडल पर भी हो सकती है, ठीक है जी, और रीवैल्यूएशन नहीं। अब उसने कहा कुछ तो चेंज भी हो वरना लोग कहेंगे बंदर बंदर, तो थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, ठीक है जी, नाम बदल के रख लेता हूँ इसका, और थोड़ा सा चेंज भी कर लूँगा ताकि लोग ये ना समझें कि बिल्कुल ही नकल कर रहा है भाई की, ठीक है ना। तो सब्सीक्वेंट मेजरमेंट में यहाँ पर भी 2 मॉडल्स हैं। पहला मॉडल कॉस्ट मॉडल यहाँ पर भी वही है, यानी आपने एसिड को रखना है कॉस्ट लेस accumulated depreciation less accumulated impairment loss if any, और आंसर जो होगा वो बुक वैल्यू कहलाएगी। वही वाला काम है, ठीक है। और जो फेयर वैल्यू मॉडल है ये बिल्कुल अलग थलग था, ये बिल्कुल डिफरेंट था। इसके अंदर मैंने आपको 2 बातें जो है वो याद करवाई थी, सामने ही पड़ी, दूर की बात नहीं है। ये देखो फेयर वैल्यू मॉडल में हमने क्या किया था, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में अगर फेयर वैल्यू मॉडल है तो डेप्रीशिएट नहीं किया था, बल्कि हर ईयर एंड पे उठाकर ले गए थे प्रॉपर्टी को फेयर वैल्यू पर,
और कोई रिजल्टिंग गेन या लॉस जो था उसे प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज कर दिया था। तो यही वाली बात है यहाँ पे कि क्या करो जी, डू नॉट डेप्रीशिएट। पहली बात, डू नॉट डेप्रीशिएट, बल्कि टेक द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी टू इट्स फेयर वैल्यू एंड any fair value gain or loss, any fair value gain or loss is taken to profit and loss account immediately. Okay, ये है जी आपकी पूरी कहानी। करवा दिया था आपको मैंने। जी ठीक है। अच्छा जी, अच्छा जी, अब अगर इस इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के डिस्पोजल की बात करनी पड़े तो कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है, आसान सा कॉन्सेप्ट है वो भी। डिस्पोजल हमने पढ़ रखा है, कोई नई चीज़ कोई नहीं आ जानी। कॉस्ट मॉडल में भी बिल्कुल वैसे ही, जर्नल एंट्री भी वही रहनी है, बस थोड़ा सा
एक नज़र देख लेंगे तो थोड़ा तसल्ली हो जाती है कि हाँ यार कोई ऐसी बात नहीं है। तो अगला साल ऐड करते हैं इसी सवाल में। फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 13। बेटा मुसलसल बोले जा रहे हो यार, कुछ शर्म कर लो थोड़ी सी। क्वेश्चन नंबर 2 करवा रहा हूँ जी आपको। 1 हो गया था सारा। 2 में कहते हैं अज्यूम दैट द प्रॉपर्टी इन क्वेश्चन वाज 1 इज सोल्ड फॉर 75 मिलियन ऑन यकम फरवरी 2013। प्यारे बच्चों, 13 के साल में पहले हमने इस एसेट को क्या कर देना है, डेप्रीशिएट, यकम फरवरी 2013 तक। तो डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट आपने करना है जब, तो 40 को डेप्रीशिएट कर रहे थे, डिवाइडेड बाय 10 कर रहे थे, इनटू 1/12 कर दें जी। बोलें 0.3 कर लें सिर्फ, और 0.3। ठीक है जी, ये डेट ऑफ सेल तक डेप्रीशिएट हो गया ये एसेट। उसके बाद डिस्पोजल की एंट्री है जो आपको पता है, ज़रा बोल दें क्या होती है। देखो ना, कॉस्ट मॉडल तो बिल्कुल भी चेंज नहीं है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, कैश डेबिट और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट। तो नेट में प्रॉफिट एंड लॉस जो भी आ जाए। अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकालनी है तो डायरेक्ट ही निकाल लेते हैं, वैसे वर्किंग भी हो सकती है, आपको पता है। आपने करना है 40 डिवाइड बाय 10 इंटू 2 ईयर्स और 1 मंथ, ऐसे ही है ना। तो इकट्ठी भी निकल सकती थी, लेकिन मैं वैसे ही अब ज़बानी निकाल देता हूँ। देखो 4 और 0.3, यानी टोटल आज तक कितना डेफिसिट हो चुका था, 8.3 कर दूँ डायरेक्ट। तो 8.3 से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, और बिका कितने का ये एसेट, 75 मिलियन का। तो 75 कैश में डेबिट, और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कॉस्ट मॉडल है तो कॉस्ट 70 पर ही पड़ी हुई थी। तो खैर से आपको गेन आ गया। कितना जी, 13.3। ओके, लें जी, 13 का साल आ गया जी। 13 के साल में जी बच्चों, डेप्रीसिएशन इस साल में चार्ज हुई पहले 0.3 की। उसके बाद ईयर एंड पे आपको डिस्पोजल पर एक गेन आ गया 13.3 का, सही है। तो 13.3 गेन ऑन डिस्पोजल, वही पुरानी कहानी है। ये तो ये बगैर पढ़ाए भी आपको ज़बानी समझा देता तो अच्छा होता, लेकिन एक बार चीज़ क्लास में सामने आ जाए ना तो पक्की पक्की जहन में रह जाती। गेन ऑन डिस्पोजल कितना है जी, 13.3 13 वाले साल में। और 13 वाले साल में आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 31 दिसंबर 13 पर कितनी बच गई है, कुछ नहीं बचा भाई, डिस्पोज हो गई। चेक करना है कि ज़ीरो हुआ या नहीं हुआ। ये देखो 62 पे पड़ी थी, बोलो 62 में से फिर 0.3 माइनस किया आपने, बोलो। उसके बाद 70 और 8.3, इनको नेट करो कितना बनता है, 61 इसको माइनस करके देख लो, यही आंसर ज़ीरो हो गया है। तो ज़रूरत नहीं है इसको लिखने की, क्योंकि जो प्रॉपर्टी करके देख लो, लेक्चर बना के देख लो। मैंने जो भी लिखा 62 माइनस 0.3, ठीक है जी।
और इनको अलग अलग माइनस करना है। ये बहरहाल मैंने नेट करके बोल दिया था, ठीक है। 62 माइनस 0.3 बचता है 61.37। 61.7 में से 61.7 माइनस करो तो 0 हो गया ना, तो आपके पास कुछ भी नहीं बचा। 13 में आपकी प्रॉपर्टी बिक जो गई है, बचना क्या था, ठीक है, सही है। ये हमने कल वाले सवाल में डिस्पोजल भी बढ़ा दिया, अगले साल में एसेट बिक गया। मुश्किल लगा ये, आगे बढ़े जी। अगर फेयर वैल्यू मॉडल है तो क्या होगा देख लेते हैं। फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 13। अब हम डेप्रीशिएट वगैरह तो करते कोई नहीं है, ठीक है ना। हमने डायरेक्ट क्या करना है, यकम फरवरी 2013 पर एसेट को बेचना है। डिस्पोजल की एंट्री तो वही है, बट अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का कोई वजूद यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिखकर साथ ही ख्याल आया, ओहो ये तो फेयर वैल्यू मॉडल है, यहाँ पे तो डेप्रिसिएशन का वजूद ही नहीं होता। ये लिख देना ज़रा कंफर्टेबल होता है बंदा के, बाकी एंट्री सेम है, ठीक है ना। बाकी एंट्री क्या है जी, कैश आएगा तो कैश डेबिट और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट। अब जाहिर सी बात है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में से क्रेडिट वही चीज़ करोगे जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में पड़ी है, और अगर फेयर वैल्यू मॉडल है तो फेयर वैल्यू ही पड़ी होगी ना एसेट अकाउंट। आपको एसेट अकाउंट में ही पता लग रहा होगा कितनी वैल्यू पड़ी हुई है, ज़्यादा सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। आपने यकम जनवरी 13 पर ब्रॉड डाउन क्या करना है, 65, और फिर यही 65 जो है आपने उठा के डिस्पोजल अकाउंट में फेंक देना है। ये 65 हो गया डिस्पोज, और क्लोजिंग में क्या बच गया, 0, ठीक है कि नहीं। तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 65 से क्रेडिट हुई, कैश कितना आया था अभी, 75 है, बोलो। तो आपको खैर से 10 रुपए का गेन आया, बस कहानी खत्म हो गई। तो इतना ही आसान है। तो 13 वाले साल में आपका कोई फेयर वैल्यू गेन लॉस नहीं आया, बल्कि आज तो एसिड बेच ही दिया आपको, एक्चुअल में आज गेन ऑन डिस्पोजल या लॉस ऑन डिस्पोजल आ जाएगा, ठीक है। तो गेन के लॉस, गेन ऑन डिस्पोजल, कितना है जी, 10। और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का लेजर देख लो, 0 हो चुका हो, कुछ नहीं बचा। अब आप ये कह सकते हो कि सर ये अजीब बात है कि कॉस्ट मॉडल में गेन 13 आ रहा है और इधर गेन सिर्फ 10 आ रहा है, तो उसका चक्कर क्या है। हाँ देखते नहीं, डेप्रिसिएशन नहीं, असल में ना हम गेन लॉस जो है वो फेयर वैल्यू मॉडल के अंदर इकट्ठा करके रिकॉर्ड करते भी रहते हैं, ठीक है ना। वैसे बाय द वे 25 गेन है, 30 लॉस है, 10 गेन है 3 साल में। ज़रा इसको टोटल करो, नेट में क्या आता है, 5 का गेन है, 5 की इनकम नेट में आ रही है। अच्छा, और उस तरफ देखो तो 4.3 8.3 का लॉस है, एक्सपेंस है डिडक्शन के नाम से, और 13.3 की इनकम है। ज़रा नेट करो। तो मेथड डिफरेंट होने से असल कहानी नहीं बदल जाती, बस थोड़ा प्रेजेंटेशन ही है। कहीं पर हम साथ के साथ गेन लॉस रिकॉर्ड करते आते हैं, और कहीं पे एक ही दफ़ा लाइफ के एंड पे जिस दिन बिकता है उस दिन गेन लॉस रिकॉर्ड कर लेते हैं। अल्टीमेटली कहानी वहीं पर ही पहुंचती है, सेम ही बात होती है। सर ये तो अनरियलाइज्ड गेन होता है जो हम प्रॉफिट और लॉस। हाँ जी, मैंने पहले दिन यही अर्ज़ किया था कि है तो ये उसी तरह से अनरियलाइज्ड गेन आपको नज़र आता है, आप कहते हो जी ये तो अनरियलाइज्ड गेन है, लेकिन IAS 40 कहता है कि चूंकि इस प्रॉपर्टी के रखने का मकसद ही बेचना है, अच्छी कीमत लगे तो हम किसी भी वक्त बेच सकते हैं, तो ऐसे प्रॉपर्टी के गेन के ऊपर आप गेन को अनरियलाइज ना करें, इसको रियलाइज ही समझ के प्रॉफिट एंड लॉस में फेंक दिया करें। अगर यूज़र मांगने आ गए पैसे तो बेच देना। ये कौन सा वो प्लांट है जो आपने ना चलाया तो आपकी कंपनी बंद हो जाएगी,
तो आपने बस साइड पे रखा हुआ है कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए। ओनर आके कहेंगे 2 पैसे तो दे देना, बेच देना। बस स्टैंडर्ड की अपनी लॉजिक है। यहाँ पे कहता है कि इस प्रॉपर्टी, क्योंकि ये यूज़ वाली प्रॉपर्टी नहीं है जिससे बिजनेस चल रहा है हमारा यूज़ होकर, ये वैसे ही वेले पैसे पड़े थे, इन्वेस्टमेंट कर रखी है। तो इस पर जो भी गेन आए उसको आप रियलाइज ही समझ के प्रॉफिट एंड लॉस में फेंक देना, उसको OCI वगैरह में लेकर नहीं जाना, उसको अनरियलाइज नहीं कहना, रियल सरप्लस की तरह से। ठीक है, जी बच्चों, सही है। जी, एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इज प्रॉपर्टी, इसको ना मैं बता रहा हूँ, जो आपने पढ़ लेना है। पेज नंबर है किताबों का 303। बातें सारी आपको पढ़ा दी, इनको एक दफ़ा अंग्रेज़ी में पढ़ लेना है यहाँ से। जी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्या होती है, थोड़ी बहुत बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं, आपने इसको एक बार रीड कर लेना है। अभी पढ़ाता हूँ पार्टली ऑक्यूपाइड बिल्डिंग्स, उसके बाद इसको भी रीड कर लेंगे आप। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मैंने बता दिया है। मेजरमेंट एट इनिशियल रिकग्निशन, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, कॉस्ट मॉडल, फेयर वैल्यू मॉडल, फिर कॉस्ट मॉडल, फेयर वैल्यू एग्जांपल्स गिवन हैं। ठीक है जी, तो ये ट्रांसफ़र से पहले जितना भी है वो सारा आपने रीड कर लेना है एक दफ़ा। ठीक है, मैं अभी आपको पार्टली ऑक्यूपाइड बिल्डिंग्स तो पढ़ाने ही लगा हूँ। ओके, उसके बाद ये ट्रांसफ़र वाला टेबल छोड़कर गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल, ये भी आपको मैंने अभी करवा दिए, कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं थी, बस अब डिस्क्लोजर्स रह गए हैं। आज मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं आपको नोट बनवाऊँ, कल ट्रांसफ़र्स पढ़ा के इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का भी नोट बनवाऊँगा। जब नोट बन जाएगा तो यहाँ से डिस्क्लोजर्स को आके भी पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर वैसे ख़त्म ही है यहाँ पे, बस ये डिस्क्लोजर्स फ़िलहाल पेंडिंग है आपके। ओके, छोटा सा स्टैंडर्ड है, और ये ट्रांसफ़र आपका पेंडिंग है। ओके, पार्टली ऑक्यूपाइड बिल्डिंग पढ़ते हैं, उसके बाद जो पेंडेंसीज रह गई हुई हैं उनकी तरफ चलते हैं, जो 2 4 5 मिनट हम कर सके। ठीक है, देखें जी, ये एक प्लाजा है जो आपका है। ठीक है जी, इतना की प्लाजा कागज़ पे बनेगा आपको। ये सीढ़ियाँ हैं, लिफ्ट लगी हुई नज़र नहीं आ रही, बैक साइड पे है वो। अच्छा जी, अब अगर तो ये प्लाजा बना के आपने फॉर सेल रखा हुआ है तो ये इन्वेंट्री, और अगर ये प्लाजा आपके अपने इस्तेमाल में है, बिजनेस में है, तो PPE, और अगर यही आपने बनाया है या ख़रीदा है और इसको रख लिया अपने पास, किराए पे चढ़ाया हुआ है दुकानों को, दफ्तरों को, तो ये क्या है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। अब अगर ऐसे अलग अलग हो मामला फिर तो टेंशन ही कोई नहीं। ठीक है ना, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि आप एक प्रॉपर्टी लेते हैं और उस प्रॉपर्टी को आप जो है वो कुछ अपने इस्तेमाल में रख लेते हैं और कुछ किराए पे चढ़ा देते हैं। मतलब अगर मेरी तबीयत ठीक होती तो ये दो दिन का स्टैंडर्ड था, मैं वैसे बता दूं, लेकिन अब ये तीसरे दिन पे चला गया। आपकी तो मौजें लग गई हैं, थोड़ा सा और संभल जाएंगे आप, थोड़ा सा और संभल जाएंगे। अच्छा, पार्टली ऑक्यूपाइड, स्टैंडर्ड ने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, इस स्टैंडर्ड ने एक लफ्ज़
असल में ना स्टैंडर्ड जो है वो IS16 वाली जो बिल्डिंग है ना, IS16 वाली जो प्रॉपर्टी है, जो एसेट है, जो 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 अपने यूज़ के लिए है, बिजनेस के यूज़ के लिए जो एसेट है, उसको ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी कह रहे हैं। ऐसी प्रॉपर्टी जो बिजनेस में यूज़ होती है उसको ऑक्यूपाइड कहता है, ठीक है ना। खैर, पार्टली ऑक्यूपाइड का एक कॉन्सेप्ट स्टैंडर्ड ने दिया कि पार्टली फॉर बिजनेस यूज़ आप इसको कर रहे हैं और पार्टली रेंटल्स के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो फिर IS16 लगाएंगे या IS40? क्वेश्चन आता है ना जी। ये प्रॉपर्टी तो एक ही है, इसमें से कुछ हिस्सा जो है वो देखें, अगर तो सारी प्रॉपर्टी यूज बिजनेस यूज में तो वो PPE, सारी प्रॉपर्टी रेंटल पे दी हुई है या कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए रखी हुई है तो वो IS40। मसला क्या आ रहा है स्टैंडर्ड को कि कभी कभी ऐसा होता है कि पार्टली बिल्डिंग जो है वो बिजनेस यूज में है और पार्टली जो बिल्डिंग है वो रेंटल्स पे है। तो अब क्या करें, अब क्या अकाउंटिंग करें? तो स्टैंडर्ड ने कहा बड़ी सादा सी बात है, अगर तो आप इस प्रॉपर्टी में जो पार्ट्स हैं, जैसे कुछ पार्ट यूज़ कर रहे हैं, कुछ आपने रेंट पे दिया हुआ है, अगर हर पार्ट सेपरेटली सेल हो सकता है तो फिर वो हर पार्ट सेपरेटली अकाउंट फॉर भी हो सकता है। क्या ख्याल है? आप अगर आप इस प्लाजा के अंदर मौजूद जो है वो 50 दुकानें हैं मिसाल के तौर पे, हर दुकान को अलग अलग आप बेच सकते हैं, तो इसका मतलब आप हर एक की अलग अलग कॉस्ट भी फाइंड कर ही सकते हैं। बोलें तो जो आपके अपने इस्तेमाल में दफ्तर दुकानें हैं उनको आप PPE में फेंक दें कॉस्ट के हिसाब से, और जो आपने रेंटल्स के लिए रखी हुई हैं उनकी कॉस्ट अलग से निकाल के उनको आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में डाल दें, यानी कि इसको बांट लें। ठीक है, तो अगर पार्टली ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, अगर पार्टली ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो अगला सवाल ये करेंगे कि कैन ईच पार्ट बल्कि और इस तरह कर लें कि ईच पार्ट इज कैपेबल ऑफ बीइंग सोल्ड सेपरेटली, ईच पार्ट इज कैपेबल ऑफ बीइंग सोल्ड सेपरेटली। ये क्वेश्चन करेंगे हम। इधर देखें बच्चों, अगर तो हर पार्ट सेपरेटली सेल हो सकता है तो फिर सेपरेटली अकाउंट फॉर भी हो सकता है। ठीक है, और सही है। तो ईच पार्ट इज कैपेबल ऑफ बीइंग सोल्ड सेपरेटली, इफ आंसर इज यस तो क्या करोगे? देन अकाउंट फॉर ईच पार्ट सेपरेटली, तो फिर अकाउंट फॉर भी अलग अलग कर सकते हैं। देन अकाउंट फॉर ईच पार्ट सेपरेटली। ये सिंपल सी बात है। अगर हर पार्ट सेपरेटली सेल हो सकता है तो फिर अकाउंट फॉर भी सेपरेटली हो सकता है ना। देखो, अगर आप कोई चीज़ अलग से एक दुकान में इतने की बेचूंगा, उसके पीछे कोई कॉस्टिंग तो होगी ना कि ये एक दुकान मुझे इतनी कॉस्ट में पड़ी है, इसके ऊपर इतना प्रॉफिट डाल के मैं बेच लूँ। तो अगर इस तरह की कैपेबिलिटी रखता है हर पार्ट तो फिर सिंपल सी बात है, जो पार्ट यूज़ कर रहे हो उसकी कॉस्ट IS16 के अंदर अपने PPE के नोट में ले जाओ, बांट लो ना, बांट लो। ठीक है, जितनी कॉस्ट IS16 में जा सकती हो तो ले जाओ, बाकी को आप IS40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में रख लो। लेकिन अगर हर पार्ट सेपरेटली सेल नहीं हो सकता तो क्या करेंगे? तो भाई हाँ, जो ज़्यादा है वही अकाउंटिंग ले जाएगा उसकी। ठीक है, जो पोर्शन ज़्यादा है। ठीक है, अगर ऐसा है कि हर पार्ट सेपरेटली सेल नहीं हो सकता तो फिर एक और सवाल आप करोगे। ठीक है, क्या सिग्निफिकेंट पोर्शन
इज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। अगर ज़्यादा हिस्सा यानी इस पूरे प्लाजा में आपने सारा कुछ किराए पे रखा हुआ है और सिर्फ लेट्स से ये टॉप फ्लोर पे आपने अपना ऑफिस बनाया हुआ है, या इससे भी बढ़ा लो बात कि छत पे नहीं, यहाँ पर एक दफ्तर छोटा सा आपने अपने इस्तेमाल में रखा हुआ है, बाकी सारा किराए पे है। अब पूरे प्लाजा में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी सिग्निफिकेंट पोर्शन है और इनसिग्निफिकेंट पोर्शन IS16 है। तो ऐसी सूरत में अब वो छोटा सा दफ्तर भी जाने दो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के अंदर ही, अलग अलग तो हो जो नहीं सकता। पहली बात तो ये थी कि अलग हो सकता है, अगर हो सकता है तो अलग करो। अगर अलग हो सकता होता तो इतने से पार्ट को भी हमने PPE में अलग रखना था और बाकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में जाता, लेकिन नो पे आए हैं। क्या मतलब? अलग अलग सेल नहीं हो सकता, मतलब सेपरेट नहीं कर सकते। तो ऐसी सूरत में फिर हम देखेंगे क्या सिग्निफिकेंट पोर्शन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। अगर तो इसका जवाब है यस, तो फिर क्या करो, अप्लाई IS40 टू होल प्रॉपर्टी। ठीक है बच्चों, और ठीक है। और अगर इसका जवाब है नो, यानी कि सिग्निफिकेंट पोर्शन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं है, तो फिर अगली बात क्या है? फिर सिग्निफिकेंट पोर्शन IS16 है मिसाल के तौर पे। तो ऐसी सूरत में क्या करो, अप्लाई IS16 टू होल प्रॉपर्टी। यानी यही वाली बात ऐसे समझ लें कि इस प्लाजा में सारी जगह जो है वो आपने अपने इस्तेमाल में रखी हुई है, ठीक है। लेकिन ये नीचे करके एक जगह जो है इसको आपने किराए पे दिया हुआ है। अब पूरा प्लाजा IS16 में पड़ा है और छोटा सा पोर्शन किराए पे दिया हुआ है। अगर तो ये अलग अलग हो सकता तो फिर तो हमने इस छोटी सी दुकान को भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में डालना था और बाकी अलग करके IS16 रखना था। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर सारे को ही IS16 में रखो मजबूरन, फिर वो दुकान भी साथ ही PPE में नजर आएगी, अलग हो जो नहीं सकती, ठीक है। तो ये है जी कॉन्सेप्ट पार्टली ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का, कि अगर तो हर पार्ट कैपेबल है ऑफ बीइंग सोल्ड सेपरेटली तो फिर अकाउंट फॉर ईच पार्ट सेपरेटली हो, तो वेरी सिंपल। और अगर सेपरेटली नहीं सेल हो सकता तो फिर ये देखो कि ज़्यादा पोर्शन कौन सी चीज़ घेरे हुए है। अगर ज़्यादा पोर्शन IS40 के पास है तो फिर सारी प्रॉपर्टी पे IS40 लगा दो, और अगर ज़्यादा पोर्शन IS16 के पास है तो सारी प्रॉपर्टी पे IS16 लगा दो। ठीक है, ठीक है भाईजान। चलें, ये जी अब आप इसको भी रीड करेंगे, ओके। और साथ एक छोटी सी एग्जांपल है, इस एग्जांपल को पढ़ेंगे, इसके क्वेश्चंस हैं छोटे छोटे, साथ ही सॉल्यूशंस हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ के फिर सॉल्यूशन अपनी तरफ से बनाकर जाएंगे तो इंशाल्लाह उससे बेहतर फ़ायदा हो जाएगा। यानी अब IS40 के अंदर मैंने सिर्फ आपको ट्रांसफ़र पढ़ाना है और इसका नोट बनाना सिखाना है। इसका नोट बिल्कुल IS16 जैसा बनता है। उसके बाद डिस्क्लोजर्स भी पढ़ लेंगे तो इसमें इंशाल्लाह आपको मसला ही नहीं बचा, ठीक है। पेंडेंसीज़ क्या क्या थी ज़रा मुझे जाते जाते बता दें ताकि कल प्लान कर लें इसको कम से कम। ये तो हो गए थे ना जी, MCQs तो सारे हो गए थे, रह क्या? हाँ, लेक्चर नोट के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस देने थे। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ मैं वो सॉल्यूशंस बना लूँ ताकि कल आपको हैंड आउट में प्रोवाइड कर दूँ। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही, ज़िंदगी रही तो कल होगी मुलाकात। अस्सलाम वालेकुम।